Assalamu alaikum and welcome back to our Ramzan special podcast. I'm your host Sundas Afzal, and again today we have our prestigious guest with us, Miss Dietitian Nayab Munsif. Assalamu alaikum ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, how are you? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। आज आपको बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो लास्ट टाइम आपने हमें डाइट बताई थी वो बहुत ही इजी और फिजिबल, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। आई होप मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगी होगी, और इसलिए हमने आपको दोबारा से बुलाया ताकि आप इसी तरीके से हमें दोबारा से इजी चीज़ें बताएं और हमें गाइड करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन सुंदर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करूंगी वो ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी एंड फटीग ड्यूरिंग रमज़ान। जो थकावट हम फील कर रहे होते हैं रमज़ान के दौरान, रोज़ों के दौरान, उस बारे में मैंने आपसे बात करनी है। जी बिल्कुल। बेसिकली कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत खा रहे हैं रमज़ान में, लेकिन फिर भी हम जो है वो ड्रेन हो रहे हैं, हमारी एनर्जी रमज़ान के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में जाके सबको फटीग महसूस होती है। तो बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों से लिंक करती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़, जिन चीज़ों को लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। इसी वजह से आप लोगों को फटीग महसूस होती है। मैम, मैं अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्टअप लूँगी, आपसे क्वेश्चन करूँगी कि हम लोग रोज़े के एंड तक इतना एग्जॉस्टेड या ओवरवेल्म फील कर रहे होते हैं, क्या वजह है इसकी? नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि हम 6 टाइम मील्स ले रहे हैं, मतलब 3 प्रॉपर मील्स होते हैं आपके, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और 3 टाइम आपकी जो है वो स्नैकिंग में आ जाता है, स्नैक 1, बेड टाइम और शाम का जो स्नैक होता है। लेकिन अब रमज़ान में क्या है कि आपने सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है और डिनर करना है। कुछ लोग तो इवन के इन 3 चीज़ों में भी सहरी स्किप कर देते हैं या डिनर स्किप कर देते हैं। तो ये वजह होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जैसे जैसे रोज़े रखते हैं, 8 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, दायरा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कम हो रहे हैं, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, और ये किसी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए सब कह रहे होते हैं कि हम लोग तो फुल, हमने सहरी भी की थी, हमने अफ्तारी भी फुल की थी, लेकिन फिर भी हम ड्रेन क्यों हो रहे हैं। बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में जो है वो आपको फटीग फील होती है। ठीक है, मैंने आज एक लिस्ट बनाई है कॉमन न्यूट्रिएंट्स की, जिसके ऊपर मैंने बेसिकली आपसे बात करनी है। उसके अंदर आयरन, विटामिन डी और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि फटीग जो है वो इतनी कॉमन क्यों है रमज़ान के अंदर? फटीग इतनी कॉमन इसलिए है रमज़ान में, ये मल्टी फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो सबसे पहले ये है कि आपका डाइटरी पैटर्न चेंज है, ठीक है। सेकंड पे आपकी पुअर स्लीप है। स्लीप देखें आप, फ्रेगमेंटेड हो गया ना, फ्रेगमेंटेड स्लीप हो जाती है, आप सो रहे हैं, 2 घंटे बाद सहरी या जागना है, फिर डिनर करके सोना है, तो वो स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। थर्ड पे ये है कि आपका जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं आप ले रहे, ठीक है। आप फ्राइड फूड्स या ऐसे फूड्स ले रहे हैं कि जो आपको बस, आपका मतलब फुलनेस तो दे रहे हैं, आपका स्टमक फुल हो रहा है, लेकिन आपकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, वो कंप्लीट नहीं हो रही, आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट फूड ले रहे हैं। थर्ड फैक्टर ये है, ठीक है। आप फटीग महसूस करते हैं। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं ड्यूरिंग रमज़ान, अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ वेल, लेकिन वो फिर भी इतना ड्रेन्ड और एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। इसमें भी यही चीज़ है कि आप जब तक अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं देखेंगे कि आप कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना खा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं ना। अगेन वही बात आ जाती है, फूड की क्वांटिटी पे नहीं, फूड की क्वालिटी पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर वही आप आप देखें, आपने खुद भी फील किया होगा, एक बर्गर आप ले लेते हैं तो आपको कुछ देर बाद फिर भी भूख लग जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रोटी लेते हैं, एक होल जो है वो वीट की रोटी आप लें, होल ग्रेन रोटी, तो आपको इतनी जल्दी भूख दोबारा फील नहीं होती। तो वो अगेन वही बात है ना कि कार्ब्स की रिफाइंड फॉर्म जो है वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है और आपको फुलनेस भी फील करवाती है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो आराम आराम से डाइजेस्ट होगी और आराम आराम से आपका जो है वो बॉडी में फ्यूल आएगा और वो यूज़ होती जाएगी। ठीक है मैम, कैन वी स्टार्ट विद आयरन डेफिशिएंसी एंड फटीग? हाँ जी, आज हम, मेरा ख्याल से मेन जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं उसमें आयरन की बात कर लेते हैं और विटामिन डी की और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। बिकॉज प्रॉबली जो वेल नोन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जो हर अगले इंसान को होती है कि आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी।
आजकल आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चल रही है। इसकी भी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे पहले तो आयरन ये है कि आयरन आपको पता है एक क्रूशियल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आपको चाहिए, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या है कि हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो आप देखें कि आयरन इस चीज़ से रिलेट करता है। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप में समझें कि ऑक्सीजन का भी मसला हो रहा है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन जो है वो आपके मसल्स को भी ठीक नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी को भी ठीक नहीं मिल रहा। तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत बड़ी मेजर कॉज है फटीग की। एंड वाई डू यू थिंक कि आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाती है ड्यूरिंग रमज़ान? आयरन डेफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाए। हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि मे भी हो भी सकती है कि आपको रमज़ान के दौरान आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, लेकिन ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जिन लोगों को पहले से आयरन डेफिशिएंसी है तो वो रमज़ान में अपनी डाइट का ख्याल किस तरह से करेंगे। और नोटिसेबल इसलिए हो जाती है आयरन डेफिशिएंसी रमज़ान में क्योंकि आप रेड मीट अवॉइड कर रहे होते हैं अक्सर लोग, और सहरी स्किप कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि आपका जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसका इंटेक ज़्यादा हो जाता है। सहरी के बाद, अफ्तारी के बाद लोगों को जो है वो ब्लॉटिंग फ़ील होती है, तो ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है वो यूज़ कर लें, ये बात है। और साथ में चाय और कॉफ़ी का यूज़, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि जैसे ही अफ्तारी की तो जिन लोगों को, अक्सर लोगों को ये क्रेविंग ज़्यादा होती है कि फ़ौरन से चाय पी लें। तो वो जो चाय का स्केजुअल है ना, जो बिल्कुल खाने के साथ टच कर रहा है, ये एक चीज़ ज़्यादा नोटिसेबल है कि आयरन की डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। मैंने सुना है कि आयरन की सप्लीमेंट्स जो होती हैं वो चाय के साथ नहीं ले सकते। हाँ जी, बिल्कुल, ये ठीक बात है। आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप कैफ़ीन के साथ नहीं ले सकते, वो उसकी एब्जॉर्प्शन को बॉडी में जो है वो रोक देता है। चलते चलते आप मुझे कुछ सिम्टम्स भी बता दें जो आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स के अंदर नज़र आते हैं। अच्छा, मैं पहले वो कंटिन्यू करूँगी इस बात को कि चाय और कॉफ़ी में क्योंकि कैफ़ीन होती है तो हम लोग जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स कोशिश करते हैं कि चाय और कॉफ़ी के साथ ना लें, ठीक है। आपने अगर चाय पिया या कॉफ़ी पिया तो अप्रॉक्सीमेटली उसके 1 घंटे बाद आप आयरन का, अगर कोई फूड भी आप ले रहे हैं ना आयरन का या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो 1 घंटे के बाद लें। और वैसे तो यही रिकमेंडेशन है कि चाय और कॉफ़ी आप खाने के, मतलब जिन लोगों को आदत होती है कि लंच के बाद फ़ौरन आपने कॉफ़ी ले ली या चाय ले ली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब अपना लंच कर लेते हैं तो लंच के एटलीस्ट 1 घंटे के बाद आप जो है वो अपना चाय का कप या कॉफ़ी का कप पिया करें। ठीक है। मैम, चलते चलते आप मुझे आयरन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स के अंदर जो सिम्टम्स नज़र आते हैं उसके बारे में भी बता दें। आयरन डेफिशिएंसी के जो मेन सिम्टम्स हैं वो आपकी स्किन का पेल हो जाना, और आपको जो ऑक्सीजन की कमी लगती है, थोड़ा सांस लेने में भी ऐसे लगता है, और डिजीनेस होना, आपको चक्कर आना। इसके अलावा आप कह सकते हो सिम्टम्स में, आयरन सिम्टम्स में ना एक और भी चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं पाइका। उसमें ये होता है कि आपका, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे मट्टी खाते हैं या कच्चे चावल खाने का दिल करना, तो ये भी आयरन के सिम्टम्स में है कि आयरन की अगर आप में डेफिशिएंसी हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि आप जब देखें कि कोई बच्चा मट्टी खा रहा है, या अक्सर आपने बड़ों को भी देखा होगा कच्चे चावल खाने की क्रेविंग होती है, तो वो क्रेविंग इस वजह से होती है कि आप में आयरन डेफिशिएंसी है। मैम, आप मुझे प्रिवेंशन बताएं कि हम आयरन डेफिशिएंसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि वही बात है, प्रिवेंशन में आप सबसे पहले जो मैंने चाय और कॉफ़ी का बताया, क्योंकि आप लोग जो खाने के साथ अपने चाय और कॉफ़ी ले रहे होते हैं ना, उसकी वजह से आपके जो खाने में मील में आयरन होती है ना, वो आपके एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। सबसे पहली वजह ये है। दूसरी बात यह है कि प्रिवेंशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी जो खुराक है उसमें रेड बीन्स उनका इस्तेमाल करें, लेंटिल्स का, ठीक है। इसके अलावा आप जो है आयरन के, अगर बहुत सीवियर हो जाए आयरन की डेफिशिएंसी तो फिर आपको यह है कि सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखें, न्यूट्रिशन में ये चीज़ है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी जो बॉडी की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके तो मैनेज कर सकते हैं चीज़ को। लेकिन अगर कोई डिज़ीज़ आपको कभी डायग्नोज हो गया तो वो आप न्यूट्रिशन से क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूट्रिशन से आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारी तो ये रिकमेंडेशन होती है कि आप लोग शुरू से अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि जिसमें आप लोगों को कोई बीमारी खुदा ना खास्ता हो ही ना। अगर आप वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेके चल रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस में हैं, तो फिर आपको कोई मसला होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको होगी आयरन डेफिशिएंसी तो फिर उसमें यह है कि आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें।
मैम जैसे वो सप्लीमेंट्स इसलिए कि सप्लीमेंट्स आपको जो है ना वो जल्दी आपको रिकवरी की तरफ लाएंगे, वरना आप जैसे रेड बीन्स का यूज़ करना, लेंटिल सूप पीना और इसके अलावा कलेजी खाना, ठीक है, खजूरें खाना, ये सब आपके आयरन को ठीक करेगा लेकिन एकदम से क्योर नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता स्वेयर डेफिशिएंसी है तो फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है मैम, आपने प्रीवियसली मुझे बताया कि कैफ़ीन से आयरन सप्लीमेंट्स की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कम हो जाती है। कोई ऐसे फूड्स हैं जिससे आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होती हो? हाँ जी बिल्कुल है। आयरन एब्जॉर्प्शन जो कैफ़ीन से एब्जॉर्ब होना कम हो जाता है आयरन। इसी तरह से अगर हम विटामिन सी के फूड्स, ठीक है, विटामिन सी रिच फूड्स जो हम लेते हैं, सिट्रस उसमें आ जाते हैं, फूड्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ठीक है, तो उनके साथ अगर आप आयरन का इंटेक रखेंगे तो आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी में। और बेस्ट टाइम क्या आयरन सप्लीमेंट्स लेने का? आयरन सप्लीमेंट्स का बेस्ट टाइम यही है कि आप सुबह या तो एम्प्टी स्टमक ले लें, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को उसमें ये इशू आ जाता है कि एम्प्टी स्टमक लेने से नोज़िया और थोड़ी ऐसी वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, तो या तो फिर एम्प्टी स्टमक ले लें अगर आपको सूट करता है। अदरवाइज़ यह है कि आप अपने मील के 2 घंटे के बाद जो आप लंच लेंगे ना दिन के टाइम, या अपना ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट या लंच के बाद रात को नहीं लेना, क्योंकि इससे आपकी जो है फिर जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो लंच या ब्रेकफास्ट के जब आप करेंगे उसके 2 घंटे के बाद आप जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स अपने ले सकते हैं। ठीक है मैम, अब मैं आपसे विटामिन डी के बारे में बात करूँगी, जिसको साइलेंट डेफिशिएंसी भी बोला जाता है। हाँ जी जी। तो विटामिन डी के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, हमारे जितने भी इम्यून फंक्शंस हैं उसको स्ट्रेंथन अप करता है, ठीक है, और विटामिन डी उसके अलावा हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए भी अच्छा होता है। तो विटामिन डी भी एक बहुत जो है वो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसका बहुत रोल है हमारी बॉडी में। है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकिन इसका रोल मेजर है हमारी बॉडी के अंदर। और ये इसकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों होती है रमज़ान में? इसकी डेफिशिएंसी विटामिन डी की इसलिए भी कॉमन होती है कि एक तो लेस सन एक्सपोजर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि विटामिन डी का सोर्स क्या है, सन है। तो रमज़ान में ये हो जाता है, आई गेस मेरे मुताबिक शायद लोग जो है ना अपना दिन के टाइम काम इंडोर जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि इफ्तारी की तैयारी है, और फिर अक्सर लोग तो ऐसे भी हैं जो सहरी के बाद सोते हैं और वो शाम को उठना तो वो धूप तो कहीं चली जाती है, तो लेस सन एक्सपोजर होता है। इस वजह से एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ऊपर से कुछ लोगों का ये भी इशू होता है कि लोग जो है ना, जैसे एग यॉक में होती है विटामिन डी के लिए जो आप एग खाते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी कुछ अवॉइड करते हैं रमज़ान में कि हम ज़्यादा ब्लॉटेड फील ना करें, तो वो चीज़ें अवॉइड करने की वजह से भी शायद इसलिए भी ज़्यादा चल जाती है। ठीक है मैम, मुझे कुछ सिम्टम्स बता दें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, और साथ ही प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपका हेयर फॉल भी होता है, ठीक है, विटामिन डी और आयरन डेफिशिएंसी से आप लोगों का हेयर फॉल भी होता है, और इसके अलावा जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी से आपकी जो बोन्स की हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो एक साथ बेहतर तौर पे काम करते हैं। तो हमारी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी भी चाहिए होता है, ठीक है, और इसके अलावा आपको बैक पेन होगा। सम कॉमन सिम्टम्स तो यही हैं, और प्रिवेंशन यही है कि आप अपनी डाइट में जो है वो अंडे का इस्तेमाल करें, ठीक है, और अगर स्वेयर डेफिशिएंसी है तो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ ज़रूर जाएं। ठीक है, और बेस्ट टाइम क्या है विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने का? विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का भी आप दिन के टाइम, दोपहर के विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को ये है कि आप जो है ना एक फुल मील जब आपने लिया है ना लंच टाइम उसके साथ लें, क्योंकि विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए आपको प्रॉपर जो है वो जब फैट के साथ उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है, तो जब आप मील अपना लंच टाइम में ना आप अपना प्रॉपर लंच किया तो उसके साथ फिर आप विटामिन डी सप्लीमेंट लें। ठीक है, एक बड़ा ही अंडर एस्टिमेटेड सा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस पे बहुत कम बात की जाती है, उस पर मैं आपसे बात करूँगी आज। और आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारे फ्लूइड्स का, तो अगर उसका इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सबसे पहले जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसकी हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम।
तो अगर एज अ होल इनको कहें या सेपरेटली कहें, चलें सोडियम की बात अगर की जाए तो सोडियम देखें हमारी बॉडी में सोडियम भी ज़रूरी है, ठीक है, पोटेशियम भी ज़रूरी है और मैग्नीशियम भी। जैसा कि मैग्नीशियम आपको पता है हमारे जो पुअर स्लीप साइकिल है उसको भी ठीक करता है, ठीक है। अगर आप में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप जो है ना आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। अगर आप में पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो आप जो है वो आपके ब्रेन फॉग फील करोगे, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बात समझ नहीं आ रही, ठीक है, आपके जो है ना मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होती है। और सोडियम तो आपको पता है कि आपका मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो तो आपका बीपी भी जो है वो डाउन जाता है और इसी से हाई भी हो जाता है। मैम कोई प्रिवेंशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की फूड्स जो हम यूज़ कर सकते हैं? प्रिवेंशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आपको पता है सिम्टम्स ये आते हैं कि आपके जो है वो मसल्स वीक फील करते हैं, आप फटीग फील करते हो, नंबनेस, टिंगलिंग, ये सारी चीज़ें, पुअर स्लीप साइकिल। तो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए आपको जो है वही चीज़ के कैफ़ीन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन जो है वो आपको एज अ डायूरेटिक काम करती है, ठीक है। डायूरेटिक जब आप कोई लेते हो तो उसमें आपको पोटेशियम और सोडियम की डेफिशिएंसी होने का भी खतरा होता है। तो इस चीज़ में है कि पानी पीते रहें प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपना कोई भी मील स्किप ना करें और चाय और कॉफ़ी का ख़ास ख्याल रखें कि बिल्कुल खाने के साथ वो ना लें, खाने के अलावा टाइम में लें और इतनी ज़्यादा भी ना लें। कोशिश करें कि आप एक कप ही, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है क्रेविंग नहीं होती, अपनी क्रेविंग को थोड़ा कंट्रोल करें। एक कप अगर चाय आपने तो वो ठीक है, फिर वो आपको नुकसान नहीं देती, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है वो पोटेशियम रिच फूड्स हैं, जैसे आजकल अमरूद है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा मैग्नीशियम के लिए आप सीड्स हैं, ये जो हमारे जितने भी आलमंड है, बादाम और नट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। ठीक है मैम, कैन यू क्विकली टच अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल? अदर न्यूट्रिएंट्स में यह है कि आपको विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे यह है कि आप नमनेस फील करते हैं, ये टिंगलिंग फील करते हैं। और इसके अलावा B9 जो है फोलेट की डेफिशिएंसी होती है। और इसके अलावा और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हम बात करें तो बहुत लंबा आ जाती है, लेकिन यह है कि हमने जो है वो मेन जो फोकस था हमारा विटामिन D आयरन और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम पे था। ठीक है। फटीग ड्यूरिंग रमज़ान इज़ इनविटेबल एंड इट्स ऑफन प्रिवेंटेबल। आपका मतलब है कि हम हेल्दी डाइट लेते रहेंगे तो ये डेफिशिएंसीज हमें होंगी या नहीं होंगी? एग्जैक्टली मैं यही बता रही हूँ। आप सिर्फ रमज़ान नहीं, रमज़ान के अलावा भी अगर देखा जाए तो आपका सारा आपकी बॉडी का जो दारो मदार है ना, जिसे हम कहते हैं, वो डाइट पे है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि अपनी बेस लाइन को स्ट्रॉन्ग करें। आप शुरू से अपनी डाइट को अगर ठीक रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे और सबसे मेजर चीज़ के बैलेंस रखेंगे तो आपको ये डेफिशिएंसीज और ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें मेजर काम यही है कि आप सब कुछ खाएं। मैं ये भी किसी को भी कभी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप ये चीज़ खाना छोड़ दें, वो चीज़ खाना छोड़ दें। आप बस ये चीज़ देखें कि मॉडरेशन, ठीक है, मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन में। आप हर चीज़ को एक मॉडरेट अमाउंट में खाएं, एक जो है वो पोर्शन कंट्रोल करना सीखें अपना। जिस चीज़ की भी आपको क्रेविंग हो रही है उसको आप थोड़ा सा खाएं, ये नहीं कि भर भर के खा लिया। ठीक है मैम, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत फिट हैं, आप यही डाइट फॉलो करती हैं? हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ डाइट फॉलो करने की, लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती इस चीज़ पे कि ये खाना और वो नहीं खाना। इसी तरह अपने जो है वो पोर्शन कंट्रोल करके हर चीज़ मैं भी खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ हर फूड को, क्योंकि हर फूड इंजॉय भी करना चाहिए। आपका कोई फ़ाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? तो फाइनल मैसेज मेरा ये है कि रमज़ान में आप जितना हो सकता है हेल्दी खाएँ और मॉडरेट अमाउंट में खाएं, तो इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपका जो है वो रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा और रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। Thank you so much ma'am for this valuable information. We loved you here. Thank you so much for inviting me again. बहुत अच्छा रहा. Thank you. Well, thank you all for listening. Ramzan Mubarak. Allah Hafiz.